क्या आप सब लोगों ने जो कल मैंने ट्री बताया था उसको अपने फेयर आउट कर लिया? नितिन रिबेरियो, मुकुंद, आप सब ने ट्री को फेयर आउट किया है? मुकुंद, हाँ सर। जो कल ट्री बनवाया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्या उसको आपने फेयर आउट कर लिया सर है? मैंने सर मैंने लिखा है, मेरे को एक बार उसको रिवाइज करना है बस। रिवाइज करना है, लिख लिया, फेयर आउट कर लिया? हाँ सर, वो लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। मीत, यस सर। फेयर आउट कर लिया? हाँ सर। तो आज किसी की भी इमेज क्यों नहीं आई? मतलब एक दो बच्चों को छोड़ के किसी ने भी भेजा नहीं कल जो मैंने ट्री बनवाया था आपको? ऐसा क्यों भाई? पूंजी जैन, तो भेजना भूल गए, लिख दिया पर। भेजना भूल गए सर? खाना खाना भी भूल गए क्या? पूंजी जैन, खाना खाना नहीं भूलते हैं सर। ठीक है, चलिए। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं, कल कहाँ से स्टार्ट किया था। मीट, फर्स्ट स्टेप बोल। सब जने एक तो वीडियोस ऑन करेंगे और फर्स्ट स्टेप बोलो। मीट, वीडियो ऑन करो। मुकुंद, मुकुंद जो जो कॉलेज में नहीं कर सकता, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बाकी सब जने वीडियोस ऑन करो। पूंजी जैन वीडियो ऑन करो। महक वीडियो ऑन करो। रोहन तो करता ही नहीं है। ठीक है। मीत जी, पहला स्टेप बोलिए। ट्री कहाँ से चालू प्रॉमिस। होता है? प्रॉमिस सर, प्रॉमिस। प्रॉमिस से चालू होता है। मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं कि मैं जब भी मुंबई आऊंगा, मैं तेरे लिए स्पेशली दो डंडे यहां से कैरी करूंगा मीत। मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं, मैं जब भी मुंबई आऊंगा तेरे लिए दो डंडे लेके आऊंगा, खूब प्यार से और खूब सारे लगाऊंगा। ठीक है, एक इस बम पे और दूसरा दूसरे बम पे लगाऊंगा। ठीक है। पूंजी जी, सॉरी सर, एक्स नहीं नहीं, ऑफ अब हो गई, गई अब सर। चिड़िया उड़ गई बेटा। ठीक अरे है। वो डर गया था। पूंजी जैन, हाँ सर। प्रोसेस कहाँ से चालू होता है? वीडियो ऑन करके बोल। फिर एक सेकंड, 2 मिनट में कर रही हूँ वीडियो। नीचे से ऊपर बोलू ना? हाँ, नीचे से ऊपर। हम क्या है, पहली ऑफर क्लास से प्लस 10वीं क्लास तक जाते हैं, 10वीं से पहले में नहीं गिरते हैं, इसलिए नीचे से ऊपर बोल। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। बिल्कुल, ऑफर से चालू होता है, सेकंड स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। ठीक है। मुकुंद, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? मुकुंद, सब जनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, मैंने पूछना चालू कर दिया है, तो ये तैयारी कर रहे हो तुम लोग? ठीक है। समझ में आता है? न्यू मुरार का ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? देख के मत बोल यार, देख के मत बोलना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस। तो मैंने मीत को प्रॉमिस किया है। ठीक है, प्रॉमिस या एक्चुअली अ सेट ऑफ प्रोमिसेस, इधर से इधर और इधर से इधर। ठीक है। प्रॉमिस में मैं क्या मिलाऊंगा नितिन रिबेरियो? प्रॉमिस में क्या मिलता है आके? सर कंसिडर। कंसिडरेशन। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसिडरेशन, नमित? क्या सर? कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कंसिडरेशन का क्या मतलब बताया था कल? अभी सब कंसिडरेशन में मतलब अभी क्या कि हम लोग को वो मेरे को भी मिलना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने तेरे को कुछ देने का वादा किया या कुछ दे दिया, तो मुझे बदले में भी कुछ मिलना चाहिए ना? वो बदले में कुछ मिलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन मिलना चाहिए। मैं तेरे को वादा कर रहा हूं, तो बदले में मेरे को कुछ मिलना चाहिए, उसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन इज, आपने जो सामने वाले के लिए किया, उसके लिए वो आपको समथिंग इन रिटर्न देगा। दैट मीन्स कंसिडरेशन फॉर वॉट यू हैव डन फॉर हिम और हर। ठीक है। तो प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके मिल जाता है, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस में, मैं प्रॉमिस में कंसिडरेशन का एलिमेंट आके मिल जाता है, तो वो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। एग्रीमेंट। ठीक है। तो एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या?
नहीं सर, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स गलत भी होते हैं। तो कैसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है रे, कैसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है रोहन? कैसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है? सब कैसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है? एग्रीमेंट में क्या जोड़ूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए? भूल गया। भूल गया? प्रॉमिस था क्या था? नहीं तो लिखा नहीं क्या कल? नहीं, क्यों? आई थॉट याद रहेगा। मुकुंद पास होना है या टाइम पास करना है? मुकुंद क्या, सॉरी रोहन, पास होना है या टाइम पास करना है रे? टाइम पास करना है तो कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास होना है तो सीरियस हो जा। खुद, कोई भी बंदा खुद से धोखा मत करना या अपने पेरेंट्स से धोखा मत करना, बस इतनी सी बात है। ये दो बात ध्यान रख लोगे ना, अपने पेरेंट्स से और खुद से धोखा नहीं करना है, तो जीवन में आधे से ज्यादा चीज में सक्सेस तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। Agreement which is enforceable by law or legally enforceable, agreement which is enforceable by law or legally enforceable, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है और कल को उसे एनफोर्स कराने की जरूरत पड़ गई तो वो होगा, तो दैट इज सच एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, when an agreement is enforceable by law, sir, when it is having these 5 elements. Namit, number 1, लॉफुल ऑब्जेक्ट। lawful object, मर्डर करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं, घर खरीदने या मोटरसाइकिल खरीदने और बेचने के लिए बनाया है। ठीक है? सेकंड क्या होगा महक? lawful consideration. लॉफुल कंसिडरेशन। लेफ्ट हैंड साइड में तो हम बोलते हैं कंसिडरेशन का एलिमेंट होना चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या बोल रहे हैं सर? न केवल होना चाहिए बल्कि वो लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। नीव थर्ड, फ्री कांस्टेंट। व्हेन इट इज मेड विद फ्री कांस्टेंट, नहीं फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तेरे लिए मान लो किसी ने, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जो अपना चार्ट बनाया ना, इसमें ऑफर तो हम डे टू डे लैंग्वेज में वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड क्या यूज लिया गया है? प्रपोजल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हर जगह वर्ड ऑफर के लिए क्या वर्ड यूज लिया गया है? प्रपोजल। सो व्हेन वन पर्सन प्रपोजेस अनदर टू बाय हिज फ्लैट इन 1 करोड़ रुपीज, ऐसे है, मतलब चाहे ऑफर वर्ड यूज लें चाहे प्रपोजल वर्ड यूज लें, दोनों का मतलब एक ही होता है, हम लोग इंटरचेंजेबली इन दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है? तो एक ही हो गया। सो एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, when it is having lawful consideration, when it is made with free consent of the parties. फ्री कंसेंट मतलब जबरदस्ती नहीं ली गई होनी चाहिए, अपनी इच्छा से दी गई होनी चाहिए। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। करण फारिया, पार्टीज कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। Parties must be competent to make a contract, competent to enter into a contract. When are the parties said to be competent to enter into a contract? Nathan Ribeiro. तो जब वो मेजर एज के हो हाँ, और वेरी गुड। उन लोग को अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए Should be of sound और mind रिस्ट्रिक्ट और शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, मतलब अगर जेल and में they या should कुछ not ऐसा have been disqualified by law to enter into that sort of contract. एक आदमी साउंड माइंड का होना चाहिए ओनली एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यस, जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस समय वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर एजेड पर्सन होना चाहिए, एंड ही शुड नॉट हैव बीन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? सो an agreement is said to be enforceable by law if it is having lawful object, lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract, and लास्ट पॉइंट कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए, लास्ट पॉइंट कौन बताएगा? हाँ करण फारिया बताओ भाई। Agreement should not be void. And the agreement has not been declared as void agreement under the law, यानी एग्रीमेंट को कानून के अंदर void एग्रीमेंट जैसे नहीं डिक्लेयर किया गया है, गलत एग्रीमेंट जैसे नहीं डिक्लेयर किया गया है। और मैंने कल एग्जांपल क्या दिया था आपको?
मान लो नमित किसी से शादी करना चाहता है। नमित किससे करना चाहता है, नाम बता। मुकुंद। है मुकुंद। मुकुंद ये तेरे को बदनाम कर रहा है यार। ठीक है, मुकुंद को बदनाम कर रहा है। चल मुकुंदी नाम रख देते हैं अपन, ठीक है। कोई मुकुंदी है तो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मुकुंदी के फादर जो है, अब इंडियन फेज में तो सब ऐसे ही होता है ना, कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा तब तक क्या है, तब तक नमित कांटों पे नहीं चलेगा, तब तक अपने को क्लाइमैक्स में मजा थोड़ी आएगा। तो कोई मुकुंदी थी, उसके फादर से बात करने चला गया ये, ठीक है। फादर जनरली पुरानी हिंदी फिल्म में कभी घर में कोई दादा दादी जी देख रहे हो तो आप लोग पास से निकल रहे हो तो ऐसा एक सीन आता है, ये लो ब्लैंक चेक और दूर हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से, ठीक है। ऐसा भी होता है। तो नमित तो नमित है, उसने कहा मुकुंदी जाए भाड़ में, मैं तो ब्लैंक चेक लूंगा, ठीक है। ब्लैंक चेक लेके आ गया। अरे नमित ऐसा ही करेगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो मुकुंदी जाए भाड़ में, मैं तो ब्लैंक चेक लेके आ जाता हूँ, ठीक है। फिर नमित ने दिमाग लगाया, यार अपन तो 2 रुपए में दोनों हाथों में लड्डू रख सकते हैं। एक वो कैडबरी शॉट आता है ना, 2 रुपए में 2 लड्डू, सुना है आपने? कि मैं तो दोनों हाथों में लड्डू रख सकता हूँ। कैसे? नमित ने दिमाग चलाया कि हमारे एक सर हुआ करते थे, मोदी सर। उन्होंने हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन्होंने हमको जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया तब एक बात समझाई थी। क्या समझाया था? एग्रीमेंट जो किसी को शादी करने से, मैरिज करने से रोकते हो, वो वॉइड एग्रीमेंट्स डिक्लेयर किए गए अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो उसने, नमित ने मुकुंदी के फादर के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया था। क्या एग्रीमेंट बनाया था? कि मैं ठीक है, मैं 50 लाख रुपए ले रहा हूं, मैं आपकी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाऊंगा, ठीक है। अब लेकिन उसने कहा कि देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर किया हुआ है, गलत एग्रीमेंट डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि ये किसी को शादी करने से रोक रहा है। तो जाके बाद में मुकुंदी से शादी भी कर ली, ठीक है। तो मुकुंदी के फादर जो है वो गए कोर्ट में कि इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था। कोर्ट ने कहा ये तो वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि ये किसी को शादी करने से रोक रहा है, तो कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो नमित ने दिमाग लगा लिया, 50 लाख रुपए भी रख लिए और जाके शादी भी कर ली, ठीक है। तो डिस्क्लेमर मैं इसके साथ में समझाना चाह रहा हूं कि कृपया प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा न करें, नहीं तो जो मुकुंदी के फादर हैं वो पीछे आपके दो दो मतलब वो आपके हाथ पैर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअल में एक्चुअल में वॉइड एग्रीमेंट है। इसको जो शिक्षा दे रहे हैं उसका गलत तरीके से इस्तेमाल मत करना, नहीं तो हाथ पैर टूट जाएंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो एग्रीमेंट्स, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं बाबा जो कि लॉ के अंडर वॉइड डिक्लेयर किए जाते हैं, गलत डिक्लेयर किए जाते हैं। आपका एग्रीमेंट वैसा नहीं होना चाहिए। ये 5वीं और फाइनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो तब जाके ये पांचों में से एक भी चीज यदि गायब हो जाएगी, 1 2 3 4 5 में से एक भी चीज यदि गायब हो जाएगी, तो वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। सारी चीजें होनी जरूरी है, तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, ठीक है। तो इससे हमने 3 फॉर्मूले भी निकाल लिए थे। प्रॉमिस इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, और कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये 3 फॉर्मूले हमने कल निकाल भी लिए थे। चलिए आज अपन प्रैक्टिकली अब पढ़ना आगे चालू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट चैप्टर बहुत सारा है, बहुत लेंदी है, मजा बहुत आएगा पढ़ने में, लेकिन यार 1.5 2 महीने के अंदर अपने को इसको कैसे भी पूरा करना है। वेरी लेंदी। अराउंड 13 चैप्टर्स हैं इसमें, अराउंड 12 या 13, हाँ इतने चैप्टर्स हैं इसमें। आप खुद सोच लोगे कैसे करेंगे। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, पढ़ना चालू करते हैं। करण फारिया पढ़ भाई। The Indian Contract Act 1872 came into force from 1st September 1872. It extends to whole India. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था, लेकिन रिसेंट चेंजेस वहां पर जो अभी धारा 370 हटा दी गई है, आर्टिकल 370 रिपील कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिससे कि उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो सर उसी के साथ में अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब जगह अप्लाई होता है। कब फोर्स में आया? 1872 में आया। नाम इंडियन क्यों है ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। नेक्स्ट। The law of contract determines circumstances in which promise made by parties to contract shall be legally binding on them. ये कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ?
The law of contract determines circumstances in which promise made by parties to contract shall be legally binding on them. ये वो वाली बातें बताता है कि कब आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग होगा, कब वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा जब वो आप पे लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। ये सब बातें आपको डिटेल में बताता है। ईच कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट सम राइट्स एंड ड्यूटीज अपॉन दी पार्टीज। हर कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के ऊपर कुछ राइट्स और ड्यूटीज इंपोज कर देता है। जैसे कि घर देख के 1 करोड़ रुपए लेने का कॉन्ट्रैक्ट बना, तो इसकी ड्यूटी क्या है कि सर घर देना, इसका राइट क्या है कि सर 1 करोड़ रुपए मिलना, इसकी ड्यूटी क्या है 1 करोड़ रुपए देना, इसका राइट क्या है घर मिलना। तो पार्टीज के ऊपर कुछ ना कुछ राइट्स और कुछ ना कुछ ड्यूटीज इंपोज कर देता है। एग्जाम्पल में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि आप सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन ओवर द टाइम ले लेंगे। ये तीनों मैं आपको समझा चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है। क्या मुझे आपको वापस समझाने की जरूरत है? नहीं सर, टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब अपन डेफिनेशंस करना चालू करते हैं। डेफिनेशंस ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये बेसिस होती हैं आगे के कंसेप्ट्स के लिए। सबसे पहले ऑफर का या प्रपोजल का डेफिनेशन पढ़ते हैं। पढ़ भाई, धीमे धीमे पढ़ना। A person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence. चलो, बहुत बढ़िया। A person is said to make an offer or make a proposal. एक आदमी दूसरे आदमी को ऑफर या प्रपोजल तब देता है when he signifies to another। आइए तोड़ तोड़ के पढ़ना चालू करते हैं। लॉ में डेफिनेशन को यदि तोड़ के पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी, और पूरा पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या A person is said to make a proposal when he signifies to another। दो चीजें निकल के आ रही हैं। क्या दो चीजें निकल के आ रही हैं? कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। क्या करण फारिया ऐसा बोल सकता है आज मैं खुद से कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं, आज मैं खुद से एग्रीमेंट करता हूं? नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये कोई तुम खुद से नहीं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। 2 से ज्यादा भी हो सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी मिलके यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। So when a person signifies to another, that means another person is required. There must be at least 2 people ऑफर और ऑफर देने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है। सेकेंड चीज जो इससे निकल के आ रही है, a person is said to make a proposal when he signifies to another। signifies का मतलब when he communicates to another। when he communicates to another, जब उसे बता देता है, कम्युनिकेट हो जाता है। कैसे? देखो, करण फारिया ने मन ही मन सोचा कि वो नमित को ऑफर देगा। नमित मेरा घर 50 लाख में खरीदता है क्या? उसने अभी तक मन में ही सोचा। नमित को ये बात उसने सिग्निफाई ही नहीं करी, कम्युनिकेट ही नहीं करी। सिग्निफाई ही नहीं करी, कम्युनिकेट ही नहीं करी, तो क्या इसने ऑफर या प्रपोजल यहां पर कम्युनिकेट किया क्या? नहीं सर। तो प्रपोजल या ऑफर के लिए जरूरी क्या होता है? क्या हुआ नमित, क्या प्रॉब्लम हो गई? कुछ नहीं, मम्मी पूछ रही थी पढ़ रहा है। अच्छा, मेरे को लगा अब तो मुकुंदी से तेरी शादी भी करवा दी, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, चलो आ जाओ। तो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर का मतलब होता है जब एक आदमी दूसरे आदमी को कम्युनिकेट कर देगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। केवल मन में सोच लिया या सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं हुआ। तुमने एक लेटर लिखा, फॉर एग्जाम्पल एक्स ने मिस्टर वाई को लेटर के थ्रू ऑफर दिया, वो लेटर डिलीवर ही नहीं हुआ, तो क्या वो ऑफर कम्युनिकेट हुआ क्या? सिग्निफाई हुआ क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। तो फिर प्रोसेस ही चालू नहीं हुई। ठीक है। तो 2 चीजें अभी तक की लाइन में पकड़ ली। वे अ पर्सन इज मेकिंग एन ऑफर और प्रपोजल टू अनदर पर्सन व्हेन he signifies का मतलब communicate to another, that means at least 2 people are required to make a contract। his willingness, कि मैं ऐसा चाहता हूं। मिस्टर एक्स जब मिस्टर वाई को ऑफर दे रहे हैं तो वो ऐसा चाहते हैं।
कि सामने वाला जिसे ऑफर दिया जा रहा है वो कुछ करे या कुछ करने या कुछ न करे। कैसे? देखो, एक्स वाई को बोल रहा है क्या तू अपना घर मुझे बेचेगा 50 लाख में। यानी कि ये कुछ करने के लिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ऑफर दे रहे हैं, घर बेचने के लिए ऑफर दे रहे हैं। ऑफर दो तरीके का होता है, ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर और ऑफर कैन बी अ नेगेटिव ऑफर। व्हाट इज अ पॉजिटिव ऑफर? पॉजिटिव ऑफर इज एन ऑफर टू डू समथिंग। पॉजिटिव ऑफर इज एन ऑफर टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। क्या आप अपना घर मुझे बेचेंगे? कुछ करने के लिए। नेगेटिव ऑफर इज एन ऑफर फॉर नॉट टू डू समथिंग। नॉट टू डू समथिंग, कुछ नहीं करने के लिए भी ऑफर होता है। ठीक ठीक है। जैसे कि जिसको हम नॉट टू डू समथिंग को लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी कि कुछ नहीं करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नेथन रिवेरियो और महक में कोई पुराना ट्रांजैक्शन चल रहा था। नेथन रिवेरियो को पैसे चुकाने थे 10 लाख रुपए महक को, वो नहीं चुका पाया। तो उसने नेथन रिवेरियो ने महक को नया ऑफर दिया आज कि देख, तू यदि मेरे ऊपर केस नहीं करेगी, तो यदि मेरे ऊपर केस नहीं करेगी तो मैं तुझे 2 महीने में पैसे चुका दूंगा। तो मैं तुझे 2 महीने में पैसे चुका दूंगा। यानी ये ऑफर किस चीज के लिए था? कुछ नहीं करने के लिए, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। नेगेटिव ऑफर्स भी होते हैं कुछ नहीं करने के लिए, पॉजिटिव ऑफर्स भी होते हैं कुछ करने के लिए। समझ में आ गई ये बात? यस और नो? ठीक है। तो ऑफर कैसा दिया जा रहा है? ऑफर कैन बी पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग एंड ऑफर कैन बी अ नेगेटिव ऑफर फॉर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जैसा भी ऑफर है वैसा ऑफर। ठीक है। अब जैसा भी ऑफर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को दे रहे हैं, चाहे पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग और नेगेटिव ऑफर नॉट टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसके लिए वो सामने वाले की कंसेंट या एसेंट लेना चाह रहे हैं। उसके लिए वो सामने वाले की कंसेंट या एसेंट लेना चाह रहे हैं। ये भी एक जरूरी एलिमेंट होता है। यदि मैं जस्ट आपको एक स्टेटमेंट बोलूं, देखो दो चीजों में फर्क करना, दो चीजों में फर्क करना। नमित ने नेतन को बोला मैं अपना घर तुझे बेच सकता हूं, क्या तू मेरा घर 50 लाख रुपए में खरीदेगा? नेतन ने नमित को क्या ऑफर दिया? क्या तू मेरा घर 50 लाख रुपए में खरीदेगा? इसमें नमित की क्या इच्छा थी? इसकी विलिंगनेस थी सामने वाले की एसेंट लेने की टुवर्ड्स हिज ऑफर, एसेंट या कंसेंट लेने की टुवर्ड्स हिज ऑफर। यस, है ना? तभी तो ये ऑफर दे रहा है, वो सामने वाले की कंसेंट लेना चाहता है, उसके मन में इच्छा है, विलिंगनेस है, सामने वाले की कंसेंट लेने की इच्छा है। ठीक है सर। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो जहां नमित जो है वो नेथन को केवल इतना बोल रहा है, नमित जो है वो नेथन को केवल इतना सा बोल रहा है, मैं अपना घर बेच सकता हूं यदि कोई मुझे इसके 50 लाख रुपए देवे, तो मैं अपना घर बेच सकता हूं। ये जस्ट एक प्योर स्टेटमेंट है, ये ऑफर नहीं है, ये जस्ट एक प्योर स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सामने वाले की कंसेंट लेने की कोई इच्छा नहीं है। तुम स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ जाओ, मैं अपना घर बेच सकता हूं यदि कोई मुझे उसके 50 लाख रुपए देवे तो। क्या इसमें सामने वाले नेतन की कंसेंट लेने की इच्छा थी इस स्टेटमेंट में? नहीं सर। जबकि फर्स्ट वाले में क्या तू मेरा घर 50 लाख में खरीदेगा, ये ऑफर था या नहीं था? यस सर, ये बिल्कुल ऑफर था, क्योंकि सामने वाली पार्टी की कंसेंट लेने की इच्छा थी। दोनों में फर्क समझ में आया? डिफरेंशिएट कर लोगे यदि एग्जाम में आए तो? यस सर, कर लेंगे। तो सर अभी तक हमने क्या सीखा? ऑफर को प्रपोजल भी बोला जाता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 अपन ने क्या सीखा? ऑफर जो है या प्रपोजल जो है ये पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है टू डू समथिंग, और नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग या नॉट टू डू समथिंग के लिए। ठीक है, ये भी सीख लिया, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। तीसरा अपन ने क्या देखा कि सर जब हम किसी को ऑफर देते हैं तो उसमें सामने वाले की कंसेंट या एसेंट लेने की हमारी विलिंगनेस होनी चाहिए। ये 3 बातें सीखी अपन ने। यस सर। चौथी बात अपन ने क्या सीखी? सर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज।
2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, एक अकेला आदमी खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। अभी तक की 2-3 लाइनों में मैंने तुमको 4 चीज सिखा दी है, ये सब मेरे तुम्हारे नोट्स में आ जानी चाहिए भैया, पर्सनल नोट्स में, ठीक है। कैसे करोगे? पहले ऑफर की डेफिनेशन लिखोगे, उसमें जैसे मैं तुमको बता रहा हूं ना, ये पहला पॉइंट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जरूरी होता है। 5वां पॉइंट देखो, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नेसेसरी। नहीं तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं है तो उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं आ सकता। बात समझ गए? यस। तो सर ऐसे पॉइंटर्स में लगा के और लिखते जाना। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल और एन ऑफर व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर, व्हेन ही सिग्निफाइज यानी कम्युनिकेट to another, that means at least 2 people are required to make a contract, 2 or more than 2. His willingness, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि सामने वाला कुछ करे पॉजिटिव ऑफर या कुछ ना करे नेगेटिव ऑफर, with a view to obtain the assent या consent of that other towards such act or towards such abstinence. क्यों देते हैं हम ऑफर किसी को? with a view to obtain the assent और consent, हमारे सामने वाले की पार्टी जिसको हमने ऑफर दिया है उसकी कंसेंट या एसेंट लेने की कुछ इच्छा होनी चाहिए। टुवर्ड सच एक्ट, कुछ करने के लिए ऑफर था तो उसके प्रति, और टुवर्ड सच एब्स्टिनेंस, कुछ नहीं करने के लिए ऑफर था तो उसके प्रति। देन अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल और ऑफर। आइए वापस पढ़ते हैं। अ पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। मैं चाहता हूं आप करें, या तो कुछ करें या कुछ ना करें, जैसा भी ऑफर है वैसा। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट और कंसेंट ऑफ दैट अदर टुवर्ड्स सच एक्ट और टुवर्ड्स सच एब्स्टिनेंस। टुवर्ड्स सच एक्ट और टुवर्ड्स सच एब्स्टिनेंस। क्या तुमको कुछ कुछ या सब कुछ समझ में आया या किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो समझाना जितना था मैंने समझा दिया, तुमको इस प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन को घोटना याद करना पड़ेगा, लेकिन अब आसान हो जाएगा घोटना क्योंकि मैंने आपको पूरा पॉइंटर्स में समझा दिया है कि ये चीज क्या है। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल और एन ऑफर टू अनदर पर्सन when he signifies to another his willingness that another person should do or abstain from doing something. अच्छा, मैं ऑफर क्यों कम्युनिकेट करता हूं, चाहे पॉजिटिव ऑफर या नेगेटिव ऑफर? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टुवर्ड सच एक्ट और टुवर्ड सच एब्स्टिनेंस। मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामने वाले की जो जैसा भी मेरा ऑफर है उसके प्रति, पॉजिटिव ऑफर है नेगेटिव ऑफर है, उसके प्रति सामने वाले की कंसेंट लेने का होना चाहिए। बोलो रे, एक एक बच्चा बोलेगा समझ में आया या नहीं आया। एक एक बच्चा बोलेगा। करण फारिया आ गया? यस सर। महक आया रे तेरे को? महक समझ आ गया तेरे को या नहीं आया? आगे आगे। आ गया। अभी तो बोल रही है आ गया, कल पूछो तब भी आना चाहिए, समझ हाँ। लेना। और कल सबसे पहले तेरे से ही पूछूंगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। नहीं जवाब दिया तो जो मीत के लिए डंडे हैं उसमें से एक तेरी तरफ डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं पार्सल लगा के प्रिया मिस को भेज दूंगा, वैसे भी डांडिया का टाइम चल रहा है। नेक्स्ट, मुकुंद। मुकुंद बोल सकता है या नहीं बोल सकता है? अंगूठा तो दिखा सकता है। नमित समझ आ गया? यस सर, यस। याद हो जाएगा। अब ये याद करनी है, प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन याद रखनी है अपने को, ठीक है। नेतन रिबेरियो, नेतन, यस सर। ठीक है। नीव, पूंजी, रोहन, सबको समझ आ गया भाई? आगे बढ़े। ये जरूरी है, इस तरीके से हमको लॉ पढ़ना है। तुम्हारा लॉ का दर्शन असली अब हुआ है। कंपनीज एक्ट में तो ठीक है, अपन ने बता दिया कंपनी में ये होती है, स्मॉल कंपनी ये होती है ना, लिस्टेड कंपनी ये होती है। वहां तो बहुत अच्छा था, स्टार्ट कंपनी से इसलिए कराया ताकि वो आसान रहे, ठीक है। फिर पार्टनरशिप करा लिया, पार्टनरशिप तो और आना ही था समझ में तुमको। कारण था कि एक तो 12th में तुम लोग अकाउंट्स में भी पार्टनरशिप पढ़ रहे होगे, ठीक है। एलएलपी भी इजी है, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। असली लॉ के दर्शन यहां से होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होते हैं। और चलिए नेक्स्ट, एन ऑफर, अब ये समझा रहा है उसको। एन ऑफर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय वन पार्टी टू अनदर। जब एक पार्टी विलिंगनेस
का वो करती है, एक्सप्रेस करती है दूसरी पार्टी को कि मैं चाहता हूं आपके साथ में एग्रीमेंट बनाना, आइदर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, या जो भी टर्म्स हैं ऑन स्टेटेड टर्म्स, विद एन इंटेंशन टू ऑब्टेन द एसेंट या कंसेंट ऑफ दैट अनदर पर्सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सामने वाले की कंसेंट लेने की इच्छा ही नहीं थी, तो ये ऑफर कैसे हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। प्रोसेस कहाँ से चालू होती है कॉन्ट्रैक्ट बनने की? सर ऑफर या प्रपोजल से चालू होती है। अब यदि ऑफर था या नहीं था, हम उसी पे क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाएं। यदि ऑफर नहीं था तो क्या ये पूरा ट्री बन के कॉन्ट्रैक्ट बनने की प्रोसेस चालू होगी? नहीं सर, हो ही नहीं पाएगी। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है, मैंने महक को कैसे बोला महक मेरा घर खरीदेगी क्या 50 लाख में, तब तो ये ऑफर था। या मैं महक को बोला महक मैं अपना घर किसी को भी बेच सकता हूँ जो मुझे 50 लाख देवे, तो फिर ये ऑफर नहीं था, क्योंकि इसमें महक की कंसेंट लेने की कोई इच्छा ही नहीं थी इस स्टेटमेंट में। मैं तो जस्ट एक सिंपल प्लेन स्टेटमेंट दे रहा था आप लोगों को। दिस इज व्हाट इज एन ऑफर। ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर और अ नेगेटिव ऑफर, ये मैं समझा चुका हूँ। आप लोग ऐसे मत लिखना क्योंकि एग्जामिनर इन चीजों को नहीं मानेगा। पूरा लिखना पॉजिटिव ऑफर और नेगेटिव ऑफर, शब्दों में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बता ही दिए हैं क्या, आई वॉन्ट टू बाय योर कार फॉर ₹9 लाख। ये 100% एक ऑफर है, सामने वाले की कंसेंट लेने की इच्छा है हमारे इसमें। नंबर 1 टू डू एन ऑफर है, ठीक है। अब जब ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर और प्रपोजल द पर्सन मेकिंग, सॉरी देखो दो चीजें और समझाता हूं। जो ऑफर देने वाला है, एक्स ने वाई को बोला क्या आप अपना घर 50 लाख रुपए में बेचेंगे क्या, तो जो ऑफर देने वाला है उसको तो हम बोलते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको हम बोलते हैं ऑफरी। ऑफरर हो जाता है ऑफर देने वाला, जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको बोलते हैं ऑफरी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब यदि ऑफर का एक्सेप्टेंस आ जाता है, भाई या तो ये एक्सेप्ट करेगा या ये रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट कर दिया तो कहानी यही खत्म हो जाएगी, ट्री आगे बढ़ेगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। एक्सेप्ट कर लिया तो जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आ जाता है वैसे ही प्रॉमिस बन जाता है। यस सर, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आ जाता है, एक्सेप्टेंस ये आदमी करेगा ना, तो इसको हम क्या बोलने लग जाएंगे? एक्सेप्टर, ठीक है। समझ में आ गया? इसको ऑफर दिया था, इसने एक्सेप्ट किया, तो ये बन जाएगा एक्सेप्टर। लेकिन ये कोई एक्सेप्ट ही नहीं बनेगा, ध्यान रख लेना। ऑफरर ऑफरी, वैसे एक्सेप्टर एक्सेप्टी कुछ नहीं होता है, एक्सेप्टर ही होता है। सो ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ये तो बता ही दिया। एंड जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है वो बन जाता है एक्सेप्टर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल the person making a proposal is called promiser and the person accepting the proposal is called promisee। अब देखो ये क्या नई बात बोली है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया ऑफरर ऑफरी, सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया एक्सेप्टर। थोड़ा सा अच्छे से लिखते करते हैं। आओ, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, ये हो गया पहले स्टेप में, ये हो गया ऑफरर, और ये हो गया ऑफरी, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये हो गया एक्सेप्टर। एक्सेप्टी नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। वाई हो गया एक्सेप्टर। तीसरे स्टेप में ये लास्ट लाइन क्या बोल रही है? ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। The person making a proposal is called promiser and the person accepting the proposal is called promisee। अपन ने पढ़ा था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, तो सर ये प्रॉमिसर हो गया और ये प्रॉमिसी हो गया। किस वाले प्रॉमिस के लिए? मैं आपको अपना घर दे रहा हूं, घर देने के वादे के लिए जो प्रॉमिस करता है वो तो कहलाता है प्रॉमिसर, और जिसे प्रॉमिस किया जाता है वो कहलाता है प्रॉमिसी। इतना तो ध्यान है? यस। नमित, नमित कहाँ चला गया? यदि नमित ने मुकुंदी से बोला कि मैं तेरे से शादी करने का वादा करता हूं,
तो ये हो गया प्रोमिसर, उसने भी कहा एक्सेप्टेड, तो ये हो गया प्रोमिसर और ये हो गया प्रोमिसी। ठीक है, जिसने वादा किया है वो आ गया, जिसने वादा किया है उसको बोलते हैं प्रोमिसर, और जिसको वादा किया गया है वो होता है प्रोमिसी। तो इसने घर देने का वादा किया तो ये हो गया प्रोमिसर, ये हो गया प्रोमिसी। और इसने 50 लाख रुपए देने का वादा किया तो उस वाले सेकंड वादे के लिए ये हो गया प्रोमिसर और ये हो गया प्रोमिसी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस, सेकंड वादे के लिए ये प्रोमिसर और ये प्रोमिसी। इजी है या नहीं है? रिज्वाइन करो सेम लिंक पे।